नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, एसओए, जल संचयन और प्रबंधन में सर्टिफिकेट, CWHM, ONR 002 जल विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, खंड 1 आरंभिक जल विज्ञान, इकाई 2 जल की हानियां, 2.0 उद्देश्य। इस इकाई की रचना आपको जल की विभिन्न हानियों और जल संसाधन परियोजनाओं की योजना बनाने में उनके महत्व के विषय में बताने के लिए की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जल की हानियों के कारणों, उसकी विशिष्ट विशेषताओं, महत्व और मापन के तरीकों को बता पाएंगे। जल की हानि में योगदान करने वाले कारकों और जलीय प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कर पाएंगे। जल संतुलन समीकरण की अवधारणा और महत्व को बता पाएंगे और जल संतुलन समीकरण के घटकों और उनकी विशिष्ट विशेषताओं को बता पाएंगे। 2. एक प्रस्तावना। पिछली इकाई में जल चक्र की अवधारणा, वर्षा की मात्रा और प्रबलता और उसके मापन के विषय में बताया गया था। इसमें वर्षा और वाह की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में भी बताया गया था। जल की हानियां जल संभर में जल संसाधनों की योजना बनाने और उनके प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जल संभर क्षेत्रों में जल की अल्प हानि भी कृषि की स्थिरता के लिए जल की उपलब्धता को प्रभावित करती हैं। जलाशयों और मृदा से होने वाली वाष्पन हानियों का पुनर्चक्रण नहीं होता है, जबकि अंतःस्थंदन द्वारा जलहानि मृदा आर्द्रता में योगदान देती है और फसलों तथा अन्य वनस्पतियों द्वारा उपयोग की जाती है। गहन अंतःस्रवण भूजल को बढ़ाता है और पुनर्चक्रण के लिए उपलब्ध होता है। निस्यंदन बटा रिसाव द्वारा जल की हानि के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। जल चक्र पर आधारित जल संतुलन को जलीय साम्यावस्था के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस समीकरण का उपयोग इसके घटकों के योगदान का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे सीमित जल संसाधनों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जा सके। 2. जल की हानियां। वर्षा के जल ग्रहण क्षेत्र की सतह तक पहुंचने में प्रमुख हानि अंतस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा होती है। यद्यपि दो अन्य प्रक्रियाएं भी अल्पमात्रा में वाह के लिए उपलब्ध जल को कम करती है और इस प्रकार अपहरण का कार्य करती है। ये अम्लतरोधन की प्रक्रिया और अवनमन, गर्त, भंडारण है और ये संयुक्त रूप से आरंभिक हानि कहलाती है। जल की हानियों को कुल वर्षा में से भंडारित जल और वाह को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। जल की हानि में अम्लतरोधन, अंतःस्यंदन, जल और मृदा सतह से वाष्पन और पादप सतह से वाष्पोत्सर्जन सम्मिलित है। ये हानियां उत्तरोत्तर और अतिव्यापित चरणों में वर्षा के आरंभ होने के साथ शुरू होती हैं और तब तक जारी रहती है जब तक पूर्ण वर्षण नहीं हो जाता है। निकासी के क्षेत्र बटा बेसिन से जल की हानियों के निर्धारण के लिए सिंचाई को वर्षण का अभिन्न भाग मानना चाहिए। किसी फसल विशेष की वृद्धि के काल में अम्लतरोधन, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल को उनका अपक्षयी उपयोग माना जाता है। किसी घाटी या निकासी क्षेत्र में होने वाली ये हानियां घाटी उपभोज्य उपयोग कहलाती हैं। 2. अम्लतरोधन, इंटरसेप्शन। वर्षण का एक भाग वनस्पतियों द्वारा अम्लतरोधित होकर भूमि पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाता है। वर्षण निम्न में से किसी एक तरीके से अम्लतरोधित हो सकता है। वह अम्लतरोधित जल जो वनस्पतियों पर सतह भंडारण के रूप में रुका रह जाए और वायुमंडल में वाष्पित हो जाए। 2. पादपों की पत्तियों से गिरने वाला जल और 3. पत्तियों, शाखाओं और तने से फिसलकर भूमि की सतह पर पहुंचने वाला वर्षा जल, जो तना प्रवाह कहलाता है। अन्तरोधन की हानियों पूरी तरह से वाष्पन अथवा तना प्रवाह के कारण होती है और इनमें वाष्पोत्सर्जन सम्मिलित नहीं होता है। किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों के संयोजन,
घनत्व और वर्षा की विशेषताओं के आधार पर जल के अवरोधन की मात्रा का मापन करना अत्यधिक कठिन है। कृषि क्षेत्र में अवरोधन हानि पादप वृद्धि की ऋतु में कुल वर्षा की 10 से 20% तक हो सकती है। शंकुधारी वृक्षों से अवरोधन हानि अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वृक्षों और घासों से पूर्ण विकसित होने पर लगभग समान अवरोधन हानि होती है, लगभग 20%। फसलें भी अत्यधिक अवरोधन हानि करती हैं। अतः अवरोधन की प्रक्रिया का क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जल संतुलन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यद्यपि बाढ़ से संबंधित जल विज्ञानी अध्ययनों में अवरोधन हानि अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इन पर अलग से विचार नहीं किया जाता है। पत्ती की सतह की प्रकृति, तापमान, आर्द्रता और पवन की गति अवरोधन हानियों को प्रभावित करते हैं। 1. जल की हानि को परिभाषित कीजिए और कौन से ऐसे प्राचल हैं जो जल की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। 2. अवरोधन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। 2.4 अंतःस्यंदन इन्फिल्ट्रेशन। जल के मृदा की सतह में प्रवेश करने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं। जल के नीचे की ओर मृदा की निकटतम सतह अथवा अन्य सामग्रियों में प्रवेश को अंतःस्यंदन की प्रक्रिया कहते हैं। जल सिंचाई बटा वर्षा के द्वारा मृदा सतह से अंतःस्पंदित होता है और पादपों द्वारा उपयोग के लिए भंडारित हो जाता है। अंतःस्यंदन दर और संचित अंतःस्यंदन वह दर जिस पर जल मृदा में प्रवेश करता है अंतःस्पंदन दर कहलाती है और इसे सामान्यतः सेमी घंटा में मापा जाता है। यह आरंभिक अंतःस्यंदन दर कहलाती है। जैसे जैसे अधिक जल रंध्रों में वायु को विस्थापित करता है, मृदा सतह से जल अधिक धीमी गति से अंतःस्पंदित होता है और अंततः एक स्थिर दर पर पहुंच जाता है। यह मूल अंतःस्यंदन दर कहलाती है। चित्र 2.1। अंतःस्यंदन की दर मृदा की क्षमता और उस दर द्वारा सीमित होती है जिससे सतह पर जल दिया जाता है। दी गई स्थितियों में जिस अधिकतम दर से जल मृदा में अंतःस्यंदित हो सकता है वह अंतःस्यंदन क्षमता कहलाती है। संचित अंतःस्यंदन जिसे सेमी में मापा जाता है, दी गई अवधि में मृदा में अंतःस्पंदित जल की कुल मात्रा होती है। अब हम अंतःस्यंदन के मापन के विषय में बताएंगे। 2 अप्रैल 2001 अंतःस्यंदन का मापन। अंतःस्यंदन का मापन एकल या द्विवलन अंतःस्यंदन मापी इनफिल्ट्रोमीटर चित्र 2.2 से किया जाता है। द्विवलन अंतःस्यंदन मापी में अंतःस्यंदन दर का निर्धारण सीधे उस दर से किया जाता है जिस पर अंतःस्यंदन मापी में नियत मात्रा में जल को बनाए रखने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। अंतःस्यंदन मापी के भीतरी और बाहरी वलयों का व्यास क्रमशः 30 से 60 सेंटीमीटर होता है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होती है। धातु के वलय मृदा की सतह में लगभग 10 सेंटीमीटर तक धंसे रहते हैं। दोनों वलयों में जल भरा जाता है और बाहरी वलय में जल की नियत मात्रा को बनाए रखा जाता है जिससे पार्श्व प्रवाह के प्रभाव को कम किया जा सके। विभिन्न समय अंतरालों ने अंतःस्यंदन की मात्रा को भीतरी वलय में मापा जाता है। मापन तब तक जारी रहते हैं जब तक अंतःस्यंदन की दर मूल अंतःस्यंदन दर के निर्धारण के लिए स्थिर नहीं हो जाती है। औसत अंतःस्यंदन का निर्धारण संचित जल की मात्रा को अंतःस्यंदन की अवधि से विभाजित करके किया जाता है। औसत अंतःस्यंदन दर मृदा प्राचल में सिंचाई बटा वर्षा की दी गई अवधि में भंडारित जल की मात्रा का निर्धारण करने में सहायक होती है, जबकि मूल अंतःस्यंदन दर जल संभर अथवा जल विज्ञानी अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण है। 2 अप्रैल 2002 अंतःस्यंदन को प्रभावित करने वाले कारक। अंतःस्यंदन निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। मृदास्था का प्रकार, खाली बटा बंजर सतह पर वर्षा की बूंद गिरने से बारीक कण अंदर धंस जाते हैं और सतह के अवरुद्ध हो जाने से अंतःस्यंदन कम हो जाता है। वनस्पतियां
गिरती वर्षा से मृदा की सुरक्षा करके जो मृदा कणों के बीच के प्राकृतिक अंतरालों को बंद कर सकती है और मूलों की क्रिया द्वारा मृदा को श्लथ करके अधिक समृद्ध मृदा बनाती है। वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वनस्पति की अंतःस्पंदन दर बहुत अधिक होती है। आरंभिक मृदा आर्द्रता अंतःस्पंदन आर्द्र सतह की अपेक्षा शुष्क सतह पर कहीं अधिक होता है। आर्द्रता बढ़ने पर अंतःस्पंदन कम हो जाता है। तापमान मृदा के तापमान में वृद्धि से अंतःस्पंदन की दर बढ़ जाती है। मृदा गठन अंतःस्पंदन की दर कण आमाप के समानुपाती होती है। बालुई हल्की मृदा का कण आमाप चिकनी मिट्टी भारी से अधिक होता है, अतः उसकी अंतःस्पंदन दर अधिक होती है। मृदा संहतः संहत मृदाओं में श्लथ मृदाओं की अपेक्षा अंतःस्पंदन की दर कम होती है। 2.5 अंतःस्रवण जल के मृदा में अंतःस्पंदित हो जाने के बाद वह पहले मृदा में रहता है और फिर भूजल में अंतःस्रवित हो जाता है अथवा उपसतः वह प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। जल की समृद्ध माध्यम से नीचे की ओर गति जैसे मृदा से भूजल की ओर गति अंतःस्रवण कहलाती है। सरिता प्रवाह के एक भाग का चैनल सामग्री में प्रवेश अथवा बालू संस्तर फिल्टर से जल का मंद निस्यंदन जिससे भूजल की पुनर्पूर्ति हो सके अंतःस्रवित जल कहलाता है। जल की वह मात्रा जो फसल या वनस्पतियों के मूल परिक्षेत्र से नीचे चली जाती है गहन अंतःस्रवण कहलाती है और किसी पारगम्य सामग्री से होकर जाने वाले या अंतःस्रवित होने वाले जल के पथ को अथवा किसी ऐसे बांध से नीचे गति करने वाले जल के पथ जिसकी नींव पारगम्य सामग्री की बनी हो अंतःस्रवण पथ कहते हैं। अंतःस्रवण दर को सामान्यतः उस दर के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है जिससे जल संतृप्त कणमय सामग्री से होकर गति करता है। 2 मई 2001 अंतःस्रवण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा गठन भूजल की गहराई बटा मात्रा जलचालित संवाहकता और जलचालित प्रवणता अंतःस्रवण की परिघटना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। कण आमाप वितरण और सरंग्रता मृदा गठन और सर्गता अंतःस्रवण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बालुई मृदाओं में बड़े कण आमाप और अधिक सरंध्रता अधिक बड़े आमाप के रंध्र अवकाश होने के कारण इनमें मृत्तिका चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिक अंतःस्रवण होता है। जलचालित संवाहकता यह मृदा का वह गुण है जो उस सरलता को प्रदर्शित करता है जिससे जल सरंध्र माध्यम मृदा से होकर प्रवाहित हो सकता है। बालुई मृदाओं की जल चालित संयोजकता मृत्तिका से अधिक होती है, अतः बालुई मृदा के संस्तर अधिक जलचालित संवाहकता के कारण भूजल में स्थित जलभर एक्वीफर कहलाते हैं। जलचालित संवाहकता जितनी अधिक होती है अंतःस्रवण की दर भी उतनी ही अधिक होती है। भूजल स्तर की गहराई मृदा सतह से भूजल स्तर की गहराई जलचालित प्रवणता का निर्धारण करती है जो जलचालित संवाहकता के साथ मिलकर मृदा प्राचल में जल की गति करता है। भूजल स्तर की गहराई जितनी कम होती है जलचालित प्रवणता उतनी ही अधिक होती है जिससे अधिक अंतःस्रवण होता है। जलचालित प्रवणता जलचालित है और प्रवाह पथ की लंबाई का अनुपात है। जल चालित प्रवणता जितनी अधिक होती है अंतःस्रवण उतनी अधिक गहराई तक होता है। 2.6 वाष्पन वाष्पन जल चक्र में जल की गति की प्राथमिक प्रक्रिया है। यह वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल ताप ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी मुक्त सतह से गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। जल वायुमंडल में महासागरों और पृथ्वी की सतह से पहुंचता है और अंततः इससे वर्षा होती है जो पादपों सहित सभी जीव जंतुओं के लिए जल का मूल स्रोत है। 2.6 एक वाष्पन का महत्व वाष्पन जलचक्र की एक प्रमुख प्रक्रिया है। औसतन कुल वार्षिक वर्षण का 75% वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में वापस लौट जाता है। गर्म जलवायु में नदियों नहरों और खुले जल भंडारों से वाष्पन द्वारा जल की हानि काफी अधिक होती है।
लाभदायक उपयोगों के लिए निकाला जाने वाला अधिकांश जल अंततः नदियों और जलभरों में वापस आ जाता है और पुनरुपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है, जबकि वाष्पन के कारण होने वाली जल की हानि उपयोग योग्य आपूर्ति के लिए पूरी तरह से अनुपलब्ध होती है। आर्द्र क्षेत्रों में भी जबकि वाष्पन के कारण हानि काफी अधिक होती है। अधिक वाष्पन हानि और कम उपयोग योग्य जल की उपलब्धता अपने देश की जलवायवीय स्थितियों, सरित प्रवाह के गुण और अत्यधिक मौसमी भिन्नताओं तथा वहां के पैटर्न के कारण नदी तंत्रों की विशेषता है। भंडारण जलाशय वाष्पन के कारण जलहानि का मुख्य स्रोत हैं, चूंकि उनकी व्यापक खुली सतह होती है। 2 जून 2002 वाष्पन का मापन। वाष्पन का मापन वाष्पन पात्रों द्वारा किया जाता है। वाष्पन के मापन के लिए अनेक मानकीकृत पात्र हैं और यूएस क्लास ए पात्र चित्र 2.3 का संभवतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। पात्र गोल होता है जिसका व्यास 1.21 मीटर और गहराई 25.5 सेमी होती है, जिससे इसका आयतन लगभग 0.3 घन मी हो जाता है। पात्र को 15 सेमी ऊंचे लकड़ी के ढांचे पर रखा जाता है जिससे उसके चारों ओर वायु का संचरण हो। जलस्तर को घेरे से 5 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है जिससे अंतःस्रवण और जल की मांग पूरी हो सके। जलस्तर को प्रतिदिन मापा जाता है। धात्विक पात्र के पार्श्व भागों के गर्म हो जाने के कारण मापा गया वाष्पन वास्तविक वाष्पन से अधिक होता है। इस मूल्य को ठीक करने के लिए वाष्पन को पात्र गुणांक पैन कोएफिशिएंट से गुणा कर दिया जाता है। पात्र गुणांक जलवायवी क्षेत्र के अनुसार होता है। पैन गुणांक का औसत मूल्य 0.70 है, लेकिन ये 0.6080 के बीच हो सकता है। पैन गुणांक एक संशोधन कारक होता है जिससे क्षेत्र में वास्तविक वाष्पन का प्रतिनिधि मूल्य प्राप्त हो सके। जल की सतह से अधिकतम वाष्पन गर्मियों में होता है, जब जल का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और कभी-कभी कम सापेक्ष आर्द्रता होने पर वायु के तापमान के कम होने पर भी अधिक वाष्पन होता है। 2 जून 2003 वाष्पन को प्रभावित करने वाले वाष्पन निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कारक वायुमंडलीय दाब के बढ़ने पर वाष्पन कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी स्थान पर दाब होता है। कम दाब वाले क्षेत्रों में वायुमंडलीय वायु कम होता है और अधिक दाब वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। इसी प्रकार ऊंचाई के बढ़ने पर भी वायुमंडलीय वायु कम हो जाती है, जिससे ऊंचाई के बढ़ने के साथ दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब वाष्पन की दर जल के तापमान पर संतृप्त वाष्प दाब और वायु के बीच अंतर के समानुपाती होती है। वाष्प दाब का अंतर जितना अधिक होता है वाष्पन उतना ही अधिक होता है। वास्तविक वाष्प दाब के तापमान जल की सतह का तापमान वाष्पन को बढ़ा देता है। अन्य कारकों के समान होने पर वाष्पन की दर जल के तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। पवन वेग में वृद्धि वाष्पन को बढ़ा देती है। पवन के चलने से वाष्पन के परिक्षेत्र से वाष्पित जलवाष्प आसानी से हट जाती है, जिससे वाष्पन के लिए दायरा बढ़ जाता है। पवनती के बढ़ने का वाष्पन की दर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इस क्रांतिक पवन वेग का मूल्य जल सतह के आमाप पर निर्भर करता है। बड़े जलाशयों में अधिकतम वाष्पन की दर के लिए तेज गति की प्रचंड पवन की आवश्यकता होती है। पवन वेग में 10% के अंतर से वाष्पन की दर 1 से 3% तक परिवर्तित हो जाती है। सापेक्ष आर्द्रता वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता के बढ़ने पर वाष्पन कम हो जाता है। भूजल स्तर की गहराई भूजल स्तर जितना कम होगा, वाष्पन उतना ही अधिक होगा। भूजल स्तर के भूमि की सतह के काफी निकट होने पर वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है जितना खुले जलाशयों की सतह से होता है। घुलनशील लवणीय जल
खारे पानी से वाष्पन शुद्ध जल की अपेक्षा कम होता है क्योंकि शुद्ध जल का वाष्प दाब अधिक होता है। उदाहरण के लिए समान स्थितियों में समुद्र के जल का वाष्पन ताजे जल के वाष्पन से 2 से 3% कम होता है। जलाशयों की गहराई। गहरे जलाशयों में उथले जलाशयों की अपेक्षा अधिक जल का भंडारण होता है। गहरे ताल में गर्मियों में ग्रहण की गई विकिरण ऊर्जा को सर्दियों में निर्मुक्त किया जा सकता है, जिससे समान स्थितियों के लिए उद्भासित उथले जलाशय की तुलना में गहरे में वाष्पन गर्मियों में कम और सर्दियों में अधिक हो सकता है। मृदा सतह। आर्द्र सतह से वाष्पन शुष्क सतह की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। वाष्पन की दर जलाशय के सतह क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा, वाष्पन उतना ही अधिक होगा और कम क्षेत्रफल से कम होगा। 2.7 वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादपों की पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प वायुमंडल में निर्मुक्त होता है। यह मूल रूप से वाष्पन की प्रक्रिया है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर पादप संरचना और रंध्रीय व्यवहार द्वारा रूपांतरित हो जाती है। जल मृदा से पादप मूल में और मूल से तने तथा तने से पत्तियों में जाता है और पत्तियों से वायुमंडल में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जल की हानि की पुनर्पूर्ति मृदा से जल ग्रहण करके की जाती है। वाष्पोत्सर्जन सिर्फ दिन के समय ही होता है क्योंकि दिन में पत्तियों के रंध्र खुले रहते हैं। अंधेरे में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है क्योंकि रंध्र बंद होते हैं। मृदा से पत्तियों तक पर्याप्त मात्रा में जल की गति रंध्रों को खुला रखने में सहायक होती है। 2 जुलाई 2001 वाष्पोत्सर्जन का मापन। वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन नियमित अंतरालों पर वजन में परिवर्तन को देखकर किया जा सकता है। उपलब्ध सुविधा और वांछित यथार्थता के आधार पर भिन्न आमापों के पात्रों का उपयोग किया जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन के सही और यथार्थ मापन के लिए लाइसीमीटर लिसजलमापी का उपयोग किया जा सकता है। 2.7 दो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान। वाष्पोत्सर्जन की दर तापमान बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, ऐसा गर्म वायु कारण होता है। सापेक्ष आर्द्रता। पादप को घेरे हुए की वायु की सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है क्योंकि वायु आर्द्र हो जाती है। पवन और वायु की गति। पादप के इर्दगिर्द वायु की अधिक गति से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। पवन की अनुपस्थिति में पत्ती के आसपास की वायु बहुत अधिक गति नहीं कर सकती है, जिससे पत्ती के इर्दगिर्द आर्द्रता बढ़ जाती है और वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। फसल कारक। वाष्पोत्सर्जन फसल की ज्यामिति, पर्ण निर्माण और फसल की ऊंचाई, फसल की रूक्षता, परावर्तन और फसल रोपण के गुणों द्वारा प्रभावित होता है। समान परिवेश में बड़े सतह क्षेत्रफल और अधिक भूमि आवरण में फैलने वाले पौधे कम भूमि आच्छद और छोटी पर्णसतह वाले पौधों की तुलना में अधिक जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को समझने के बाद अब आप वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ेंगे। 2.8 वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को क्षयी उपयोग भी कहते हैं, जो फसलयुक्त और पर्ती क्षेत्र, जल सतहों, पादपों की पत्तियों से वाष्पन और पादप पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन का योग है। पादप तंत्र पर वर्षा, ओस, सिंचाई की स्प्रिंकलर छिड़काव विधि से गिरने वाला जल और वाष्पित होने वाला जल भी वाष्पोत्सर्जन का हिस्सा होता है। वाष्पोत्सर्जन का आकलन कमांड क्षेत्र बटा जल संभर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल का बजट बनाने में उपयोग किए जाने वाले जल संतुलन समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सामान्य रूप से वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को सामान्यतः प्रति इकाई समय में जल की मात्रा यानी मिमी प्रतिदिन में अभिव्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित तकनीकी शब्द वाष्पोत्सर्जन के गुणों को प्रदर्शित करते हैं।
संभावित वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, पीईटी। इसे उस स्थिति में फसल के चरम क्षयी उपयोग के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है जब खेत पूरी तरह से फसल से भरा हो और मृदा आर्द्रता सीमाकारी न हो। संभावित वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन मृदा और पादप कारकों पर नहीं, बल्कि जलवायवीय कारकों पर निर्भर करता है। वास्तविक वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन एईटी यह मृदा में उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर पादप द्वारा जलग्रहण की वास्तविक दर है। जब जल सीमित होता है तो वायुमंडल के जल की हानि यानी वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण पहले जलवायवी कारकों द्वारा और उसके बाद मृदा और वनस्पतियों के द्वारा होता है। ऐसी स्थितियों में वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन संभावित वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन से कम होता है। खेत की वास्तविक स्थितियों में वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन को वास्तविक वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। संदर्भ वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन ईटी ऐसी घास से वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन की दर जो भूमि की सतह, संदर्भ सतह को आवृत किए हो और उसमें जल की कमी न हो, संदर्भ वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 2 अगस्त 2001 वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन का मापन। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन का मापन उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। 1. वाष्पन के आधार पर यूएस क्लास ए पैन, पात्र से लिए गए वाष्पन आंकड़ों का उपयोग क्षयी उपयोग का आकलन करने के लिए किया जाता है। अधिकांश फसलों के लिए अधिकांश अवधियों में वाष्पन, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन से कम होता है। इसलिए फसल गुणांक को पैन, पात्र, वाष्पन मूल्यों से गुणा करके किसी फसल के क्षयी उपयोग का आकलन किया जाता है। फसल गुणांक वृद्धि की अवस्था पर निर्भर करता है। किसी विशेष मृदा और जलवायवी स्थितियों के लिए ये मूल्य सामान्यतः फसल वृद्धि की आरंभिक अवस्था में 0.2 और फसल के पूर्णतः पत्तियों और मूल तंत्र सहित विकसित हो जाने पर 1.0 तक हो जाते हैं। फसल के परिपक्व हो जाने पर ये मूल्य अचानक कम हो जाते हैं। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन पैन वाष्पन एक्स पैन गुणांक एक्स फसल गुणांक। 2. जलवायवी आंकड़ों के आधार पर वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन ईटी फसल और मृदा कारकों को स्थिर रखने पर जलवायवी कारकों जैसे तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, सौर विकिरण, वाष्पदाब आदि द्वारा प्रभावित होता है। भूमि पर फैली हुई अच्छी तरह पानी लगी घास को संदर्भ फसल के रूप में वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन ईटी के आकलन के लिए लिया जाता है। ईटी को उस फसल के फसल गुणांक से गुणा किया जाता है जिसके ईटी का आकलन करना होता है। ईटी एक्स फसल गुणांक। उदाहरण, दिल्ली में दिसंबर के माह में संदर्भ फसल ईटी 5 सेंटीमीटर थी। उसी अवधि में फसल गुणांक 0.4 था। फसल के ईटी का निर्धारण कीजिए। हल ईटी एक्स फसल गुणांक 5 सेमी एक्स 0.4 2 सेमी 2.9 निस्यंदन हानियां जल अथवा किसी अन्य द्रव की सरंध्र माध्यम से गति जैसे जल का पृथ्वी के तटबंधों अथवा दीवार आदि से होकर गमन, भूजल का नदियों के तटों पर रिसना, छोटी दरारों, सतह या उपसतह जलाशयों के अंदर या बाहर रंध्रों से धीमी गति से जल का निकलना निस्यंदन, रिसाव कहलाता है। सरिता, नाले में जल या तो भूमि की ओर है, अंतःस्रावी सरिता गति करता है अथवा भूजल सरिता की ओर बहता है, बहिःस्रावी सरिता जो भूजल स्तर के संदर्भ में जल स्तर पर निर्भर करता है। चित्र 2.4। पहली स्थिति यानी सरिता से भूजल की ओर गति पुनर्भरण चैनल को प्रदर्शित करती है जो निस्यंदन में योगदान करती है, और दूसरी स्थिति यानी भूजल से सरिता की ओर बहाव, विसर्जन चैनल को प्रदर्शित करती है। 2 सितंबर 2001 निस्यंदन को प्रभावित करने वाले कारक। निम्नलिखित कारक निस्यंदन हानियों को प्रभावित करते हैं।
मृदा संर्द्रता अधिक संर्द्र मृदा बालू से अधिक अंतःस्यंदन होता है, जिससे अधिक निस्यंदन होता है। मृदा सतह का हिमीकरण मृदा सतह के हिमीकरण से एक अपारगम्य सतह बन जाती है, जिससे अंतःस्यंदन कम हो जाता है। बारीक कणों की उपस्थितियां ऊपर की सतह के बारीक कण बहते हुए जल में बहकर अपेक्षाकृत अपारगम्य सतह बना लेते हैं, जिससे अंतःस्यंदन कम हो जाता है। आरंभिक आर्द्रता की मात्रा अंतःस्यंदन आर्द्र मृदा की अपेक्षा शुष्क मृदाओं में अधिक होता है। मृदा की सूक्ष्म संरचना पेड़ पौधों की अपक्षयी मूलों द्वारा बचे रह गए छिद्रों, बिलों में रहने वाले जंतुओं और कीटों के भूमिगत चैनलों और खनिजों के अधिक मात्रा में घुले होने से अंतःस्यंदन अधिक होता है। मृदा संहतता चैनल के संहत भाग से निस्यंदन श्लथ असंहत भाग की अपेक्षा कम होता है। 2.10 जल बजट। पृथ्वी पर जल सरिताओं, तालों और महासागरों में सतह जल के रूप में अथवा भूजल के रूप में निरंतर परिसंचारी गति करता रहता है, जिसमें निरंतर एक अवस्था से दूसरी में जल का रूपांतरण होता रहता है। जल की वायुमंडल से थल और महासागरों में गति और उसकी वायुमंडल में पुनः वापसी को जल चक्र के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसका न तो आरंभ है और न ही कोई अंत होता है। यह एक संवृत्त को प्रदर्शित करता है, जिसमें जल की एक भी बूंद को न तो निर्मित और न ही नष्ट किया जा सकता है। चित्र 2.5 जल वायुमंडल से भूमि पर वर्षण पी के रूप में आता है, जिसका एक भाग थल पर सरिताओं में प्रवाहित होता है। रो वाह जल आर का एक भाग मृदा में अंतःस्यंदित होता है। एक भाग अंतःस्रवित होकर भूजल में जाता है। पक एक भाग वाष्पित हो जाता है। ई और एक भाग वनस्पतियों द्वारा अंतरोधित हो जाता है, जो वाष्पित हो जाता है। जल के कुछ भाग का वनस्पतियों द्वारा उपयोग किया जाता है। डी और वह वायुमंडल में वापस चला जाता है। अंतःस्रवित जल भूजल कर पुनर्भरण करता है। भूजल स्तर की गहराई अधिक होने पर सरित चैनलों से हुई जल की हानि भूजल आपूर्ति को बढ़ा सकती है। QMI भूजल स्तर के कम होने पर जलकेशिका वृद्धि कैप से हानि हो सकती है और भूजल बाहर निकलकर मुक्त जलधाराओं और सरिताओं में प्रवाहित हो सकता है। Q छोटी और बड़ी नदियां जल को महासागरों में ले जाती है, जहां से वह वाष्पन द्वारा वापस वायुमंडल में जाता है और चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। जल चक्र को अध्ययन के लिए भिन्न उपतंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। भूजल उपतंत्र की पहचान अंत प्रवाह और बर्हिप्रवाह और प्रति इकाई समय में भंडारित जल के द्वारा होती है। उपतंत्र के संतुलन के रहने के लिए उसकी निरंतरता बने रहना आवश्यक है। जल संतुलन को एक सामान्य जल समीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जल चक्र में उपयोग किए जाने वाले द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। जल संतुलन समीकरण को अपने सरलतम रूप में जल साम्यावस्था के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहां 1 से 0 एस आई दी गई समय अवधि में अंत प्रवाह, 0 दी गई समय अवधि में बर्हिप्रवाह और एस दी गई समय अवधि में जल भंडारण में परिवर्तन। 2.1 इन प्राचलों की इकाइयां या तो मात्रा प्रति इकाई क्षेत्रफल वर्ग मीटर अथवा आयतन घन मीटर में होती है। जल संतुलन विधि की निम्नलिखित 4 विशेषताएं हैं। 1. जल संतुलन किसी दी गई समयावधि में किसी दिए गए आमाप के क्षेत्र के लिए जल चक्र के किसी उपतंत्र के लिए किया जा सकता है। 2. इसका उपयोग ये जांचने के लिए किया जा सकता है कि सभी प्रवाह और भंडारण घटकों पर मात्रात्मक रूप से विचार किया गया है। 3. इसका उपयोग जल संतुलन समीकरण में किसी एक अज्ञात घटक का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है, यदि उसके अन्य घटक ज्ञात हों। 4. इसका उपयोग उपतंत्र के किसी एक घटक में परिवर्तन का पूर्वानुमान करने के लिए किया जा सकता है, यदि अन्य घटक ज्ञात हों। 5.
इसका उपयोग उपतंत्र के किसी एक घटक में परिवर्तन का अन्य घटकों पर प्रभाव जानने के लिए किया जा सकता है। 2 अक्टूबर 2001 जल बजट के घटक। किसी दिए गए स्थान पर भूमि से किसी सरिता या जलधारा में मिलने वाला क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र बटा अथवा निकासी क्षेत्र बटा बेसिन या जल संभर कहलाता है। जलग्रहण क्षेत्र किसी क्षेत्र के जल विज्ञान और जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। समय अंतराल 1 के लिए जलग्रहण क्षेत्र के जल बजट को निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, जहां PR ऑफ GET एस भंडारण में परिवर्तन, P प्लस वर्षण, R ऑफ प्लस वाहजल, G शुद्ध भूजल प्रवाह लिंक Q आउट, E वाष्पन, G प्लस E प्लस T वाह के लिए अनुपलब्ध जल हानि L। उपर्युक्त समीकरण में सभी को मात्रात्मक रूप में घन मी में व्यक्त किया गया है। इन शब्दों को सामान्यतः जलग्रहण क्षेत्र मी में मात्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। 2.11 सारांश। जल की हानियां जल संसाधनों की योजना बनाने और प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाती है। कृषि में सबसे अधिक जल का उपभोग होता है, जिससे जल की अधिकतम हानि होती है। देश के काफी भागों में कम वर्षा होती है, जिनकी पहचान प्रतिकूल जलवायु से होती है। ये क्षेत्र सूखों तथा बाढ़ों के लिए संवेदनशील होते हैं। ऐसी स्थितियों में जल की थोड़ी सी हानि से भी जल के क्षेत्र में संपोषिता प्राप्त करने में समस्या होती है। इसी प्रकार सिंचित क्षेत्रों में वाष्पन और निस्यंदन रिसाव के कारण जल की बहुत अधिक हानि होती है। यदि जल की हानियों को कम कर दिया जाए तो इसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने में किया जा सकता है। कुछ हानियां जैसे जलाशयों और मृदा से वाष्पन उपलब्ध बहुमूल्य जल को कम करती है और उस जल को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, जबकि अंतःस्यंदन द्वारा होने वाली जल की हानि मृदा आर्द्रता को बढ़ाती है, जिसका उपयोग फसलों और वनस्पतियों द्वारा किया जाता है। गहन अंतःस्त्रण भूजल स्तर को बढ़ाता है और पुनर्चक्रण के लिए उपलब्ध रहता है। निस्यंदन रिसाव के कारण होने वाली जल की हानियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। यदि भूजल में मिल जाए तो यह सहायक होता है, अन्यथा इससे जलाक्रांति और मृदा लवणीकरण की समस्याएं हो जाती है। जल संतुलन को सामान्य जल समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो जल चक्र के लिए लागू होने वाले द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। जल संतुलन समीकरण को अपने सरलतम रूप में जल साम्यावस्था के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसका उपयोग सीमित जल संसाधनों के प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए उसके प्रत्येक घटक के योगदान का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।